नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले आता है वो कार्बन। कार्बन एक क्या है, महत्वपूर्ण तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का क्या होता है, आधार होता है। भूप्रकृति तथा वायुमंडल में अत्यंत मात्रा में कार्बन क्या है, उपस्थित है। कार्बन शब्द है वो किससे बना है, कार्बो शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, काला। परमाणु क्रमांक इसका होता है 6। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12। इसको प्रतीक है उसका क्या है, सी है, सी से दर्शाते हैं। इसका संकेत ये हो जाता है 6C12। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये है 1s2 2s2 2p2। ठीक है। और इस कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या दर्शाता है, चतुर्थ संयोजी होता है। कैसा होता है, चतुर्थ संयोजी। कार्बन अपनी 4 संयोजकता को भिन्न भिन्न रूप में क्या करता है, पूर्ण करता है। तो इसमें सबसे पहली आती है वो है 4 एक संयोजी परमाणुओं के साथ इसका क्या होता है, बंधन होता है। इसका उदाहरण देखने के लिए जाएं तो अपन सबसे पहले आता है वो है मेथेन। क्या, मेथेन। मेथेन की संरचना इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो कि 4 एक संयोजी परमाणुओं से क्या होता है, बंधन होता है। तो मेथेन की संरचना कैसी बन जाएगी, बीच में आ जाएगा कार्बन और 4 अलग अलग परमाणुओं से क्या होता है, इसका बंधन होता है। क्या होता है, बंधन। वो कौन से, हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएंगे साइड में। ये हो जाएगी मेथेन की संरचना। इसका सूत्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्बन कितना, 1 और हाइड्रोजन के कितने, 4, तो CH4। और एक उदाहरण देखें तो वो है क्लोरोमेथेन। क्या, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन में क्या होता है, बीच में कार्बन आ जाएगा और 3 क्या है, हाइड्रोजन के अणु। ये 3 हाइड्रोजन के अणु आ गए और एक आ जाएगा वो क्या है, क्लोरीन, जिससे क्या बन जाएगा सूत्र, CH3Cl। क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। 2 नंबर आता है वो है 2 एकल संयोजी तथा 1 द्विसंयोजी परमाणु से क्या करता है, बंधन करता है। 2 तो क्या हो जाएंगे, एकल संयोजी, और 1 क्या होगा, द्विसंयोजी। उदाहरण के तौर पर ले तो फार्मेल्डिहाइड। क्या है, फार्मेल्डिहाइड, जिसको क्या बोलते हैं, मेथेनेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथेनेल। मेथेनेल। इसका संरचना बनाने के लिए जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें कार्बन आ जाएगा बीच में। ठीक है। और 2 एकल संयोजी, 2 एकल संयोजी के रूप में हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक ये। और द्विसंयोजी परमाणु से एक क्या है, द्विसंयोजी, तो ये द्विसंयोजी द्विबंध हो जाएगा और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये सूत्र किसका हो गया, मेथेनेल का हो गया। सूत्र क्या बनेगा, HCHO। ये हो गया मेथेनेल का सूत्र। दूसरा उदाहरण देखें तो फास्जीन। क्या है, फास्जीन। इसका सूत्र देखें तो कार्बन और 2 क्या जुड़ जाएंगे, एकल संयोजी, 1 2 हो जाएगा Cl यहाँ और 1 क्लोरीन का यहाँ, और यहाँ द्विसंयोजी परमाणु के अंदर ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा। उधर सूत्र हो जाएगा Cl2 क्योंकि 2 Cl है, एक ये और एक ये, 2 हो जाने के कारण 2 लग गया। ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, COCl2। ये हो गया फास्जीन का सूत्र। इससे आगे आता है वो है एक एकल संयोजी तथा त्रिसंयोजी परमाणु से क्या हो जाएगा, बंधन। मतलब एक तो एकल संयोजी होगा और तथा बाकी क्या हो जाएंगे, त्रिसंयोजी परमाणु से बंधन होगा। तो एक तो एकल संयोजी, जैसे उदाहरण के तौर पर लेते तो हाइड्रोजन साइनाइड। क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें देखो कार्बन आ गया। ठीक है। एक एकल संयोजी है तो उसके तौर पर क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। और एक क्या है, त्रिसंयोजी। क्या है, त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी मतलब त्रिबंध आ जाएगा, 1 2 और 3, और क्या जुड़ गया, साइनाइड में नाइट्रोजन जुड़ गया। क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन। सूत्र हो गया वो क्या हो गया, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड। और 4 नंबर पे आता है वो है 2 द्विसंयोजी परमाणुओं से बंधन होता है इसका। 2 द्विसंयोजी। ठीक है। डबल बॉन्ड कितने होंगे, 2 होंगे। उदाहरण देखें तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, तो इसके लिए संरचना बनाते हैं वो क्या है, कार्बन। द्विसंयोजी कितने हैं, 2 परमाणु, एक इधर जुड़ जाएगा द्विबंध और एक इधर। यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। सूत्र क्या बन गया, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2, CO2। ये हो गया
कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही कोई दूसरा उदाहरण देगा तो वो है कार्बन डाइसल्फाइड। इसमें देखो कार्बन, ठीक है, और दो द्विसंयोजी से जोड़ना है तो डबल बॉन्ड एक इधर और एक इधर। सल्फाइड है तो यहाँ क्या ले लेंगे, सल्फर, एस और एच। सूत्र बन गया वो क्या बना, CH2। ये क्या हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड। अब आता है वो है कार्बन की क्या ऐसी प्रकृति होती है, श्रृंखलन प्रकृति होती है, मतलब श्रृंखला बनाता जाता है, ठीक है। इसलिए कार्बन परमाणु अनंत रूप में कार्बन कार्बन की क्या बनाता है, श्रृंखला बना सकते हैं। इस गुण को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रृंखलन, ठीक है। जैसे ये कार्बन, इससे ये कार्बन जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, इससे जुड़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको, इस प्रकृति को क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति को श्रृंखलन, क्या बोलते हैं, श्रृंखलन, ठीक है। उससे आगे आता है कार्बन कार्बन परमाणु परस्पर एकल द्वि तथा त्रिआबंध में क्या होते हैं, बंधित होते हैं। ये अपने आप संयोजकता में पीछे पड़ा, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड भी जोड़ सकते हैं, द्वि बॉन्ड भी रखते हैं और त्रि बॉन्ड भी रखते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है वो है एकल बंध। क्या, एकल बंध, इसको क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। क्या, कार्बन कार्बन आपस में एकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एल्केन। यदि द्विबंध से जुड़े होते हैं, एकल बंध का मतलब कार्बन के बीच में कैसा बंध है, सिंगल बॉन्ड। द्विबंध का मतलब इसको बोलते हैं, द्विबंध को एल्कीन। जैसे कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध है, डबल बॉन्ड है, कितना, डबल। और यदि त्रिबंध है तो इसको बोलेंगे एल्काइन। क्या बोलेंगे, एल्काइन। जैसे कार्बन कार्बन के मध्य कैसा है, त्रि बॉन्ड है, मतलब तीन बंध है, तो क्या बन जाएगा, एल्काइन। अब आते हैं वो है कार्बन के समस्थानिक। मतलब समस्थानिक किसे कहते हैं, कि वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक तो क्या रहता है, समान, तथा द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, समस्थानिक। तो कार्बन के समस्थानिक कौन कौन से हैं, तो कार्बन के 3 समस्थानिक महत्वपूर्ण है। कितने, 3। उसमें तो एक पहला है वो क्या है, जिसमें परमाणु क्रमांक कार्बन का कितना है, 6। तो ये सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान संख्या चेंज होती है, जैसे C12, C13, C14। ये 3 प्रकार के समस्थानिक है। तो सबसे पहला आता है कार्बन 12। तो ये क्या है, कार्बन का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला समस्थानिक क्या है, सबसे अधिक मात्रा में यही समस्थानिक पाया जाता है। 2 नंबर पे आता है वो है कार्बन 13, जो कार्बन का सबसे कम मात्रा में, क्या, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला समस्थानिक है। और 3 नंबर पे आता है वो कार्बन 14। ये कैसा है, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कैसा, रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, किसी जीवाश्म की आयु ज्ञात करनी हो, जैसे कोई पुरानी सभ्यता है, यहाँ कोई ज़मीन के अंदर दबे हुए पड़े जीवाश्म है, तो उनकी आयु ज्ञात करनी है कि भाई इनका पता लगाना होता है, ये किस काल की सभ्यता है, ठीक है। तो उसको ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे उसको क्या बोलते हैं, इस विधि को कार्बन डेटिंग विधि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप, ठीक है। कार्बन के कौन कौन से अपर रूप है, तो अपर रूप किसे कहते हैं, कि जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है, जिनके भौतिक गुण तो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, तो वो क्या है, किसी पदार्थ का क्या है, अपर रूप है। और ये गुण क्या कहलाता है, अपर रूपता कहलाती है। मतलब कि उसके भौतिक गुण तो क्या है, अलग अलग है, परंतु रासायनिक गुण क्या है, सेम है। मतलब बना कार्बन से ही है, परंतु उसके भौतिक गुण देखें ना तो उसके अलग अलग है, बाकी वो मूल रूप से किसका है, कार्बन से ही बना है। तो मोटे तौर पे देखें तो कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। एक को तो बोलेंगे क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरे को बोलेंगे अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय किससे कहते हैं, कि ऐसे अपर रूप जिनमें क्या होती है, उनकी ज्यामितीय संरचना होती है, वो क्या होती है, निश्चित होती है, मतलब फिक्स होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ये कैसे अपर रूप है, क्रिस्टलीय अपर रूप है। कैसे, क्रिस्टलीय। 2 नंबर पे आता है अक्रिस्टलीय। तो ऐसे अपर रूप जिनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, ठीक है, कोई फिक्स संरचना नहीं होती है। जैसे लकड़ी है, कोयला है, चारकोल है, कोक है, काजल है, ये भी क्या है, बने कार्बन से ही है। मतलब रासायनिक इनका मूल गुण क्या है, रासायनिक, वो तो कार्बन से ही बने हुए हैं, ठीक है, परंतु इनकी संरचना क्या है, फिक्स नहीं है, इसलिए ये किस में आ गए, अक्रिस्टलीय, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, वो है क्रिस्टलीय अपर रूप के उदाहरण। तो क्रिस्टलीय अपर रूप का पहला उदाहरण है वो है हीरा,
हीरा मतलब क्या होता है, हीरा एक कार्बन परमाणु इसके क्या होते हैं, 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, इसलिए इस हीरे की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। और हीरा क्या होता है, अत्यंत कठोर होता है। क्या होता है, कठोर। इसलिए इसको प्रकृति में ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक कठोर पदार्थ किसको बोलते हैं, हीरे को बोलते हैं। हीरे की संरचना देखें तो मतलब इसमें क्या लिखा था कि एक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसकी संरचना देखें तो एक कार्बन परमाणु, तो ये कार्बन परमाणु, ये कार्बन परमाणु कितने से जुड़ा रहेगा, 4 से। ये यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन। फिर ये कार्बन अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा रहता है, ऐसे। ठीक है, कार्बन 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 और ये कार्बन, मतलब प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से क्या होता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, और इन कार्बनों के बीच में जो कार्बन कार्बन बंध के बीच में दूरी होती है वो कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितनी, 5-4 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो इसमें दूरी क्या होती है कार्बन कार्बन के मध्य, 1.54 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन कार्बन मतलब परमाणुओं के मध्य जो बंद कोण पाया जाता है, मतलब ये कोण पाया जाता है, वो कितना होता है, 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट। कितना, 28 मिनट, 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट। अब पढ़ेंगे हम हीरे के गुण। तो क्रिस्टलीय अपरूप में सबसे पहला उदाहरण था अपना हीरा। हीरे के गुण के बारे में पढ़ें तो हीरा क्या होता है, चमकीला होता है। कैसा होता है, चमकीला होता है। ये किसके कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ठीक है, हीरा कैसा होता है, कार्बन का भले ही हो परंतु ऐसा होता कैसा है, पारदर्शी होता है। ठीक है, और क्या होता है, रंगहीन होता है। ये मिसप्रिंट हो गया है, क्या होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। पारदर्शी होता है, इसका कोई रंग तो है ही नहीं। हीरा क्या होता है, विद्युत का चूचालक होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, विषैली होती है। कैसी, विषैली। और ये उष्मा का क्या है, चूचालक है। क्या, उष्मा का प्रवाह होता है। अब देखते हैं हीरे के उपयोग। इसके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो हीरा तो आभूषणों में लगाया जाता है, जैसे कि ब्रिटेन की महारानी जो पहनती है वो कोहिनूर, वो ताज के अंदर जो फिट किया हुआ वो भी क्या है, हीरा है। कोहिनूर क्या है, हीरा। दूसरा है इसका कांच को काटने में। कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है, हीरे का किया जाता है। पत्थर काटने की मशीन में, पत्थर भी कठोर होता है तो उसको भी क्या, कौन काटता है, हीरा भी काटता है। फोनोग्राम की सुई बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अब अपने आता है क्रिस्टलीय अपरूप का दूसरा उदाहरण, उसका नाम है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रीक भाषा के किससे बना है, ग्रेफो शब्द से बना है। ठीक है, ग्रेफो का अर्थ होता है क्या है, लिखना। क्या होता है, लिखना। ये ग्रेहो लिख दिया, ये ग्रेफो है। क्या है, ग्रेफो। ग्रेफो का अर्थ क्या है, लिखना। ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। हीरा में यहाँ पे अपने पढ़ा कि हीरे में क्या होता था, एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता था। कितने से, 4। परंतु ग्रेफाइट में क्या है, एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, इसकी संरचना पढ़े हम तो संरचना आती है, संरचना है वो है कि जैसे कि एक कार्बन परमाणु कितने से जुड़ा होता था, 3। तो संरचना बनाए तो एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे ये कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, वापस यहाँ आ जाएगा कार्बन, और ये भी किससे जुड़ जाएगा, 3 अन्य से, कार्बन कार्बन। ये तो जैसे ये देख लो आप, तो ये कार्बन परमाणु कितने से जुड़ा, 1 2 और 3। ठीक है, वैसे ही ये संरचना यहाँ आगे किसके की,
तो यहाँ आ जाएगी ये, ठीक है। तो ये भी किससे जुड़ा, 3 से जुड़ा, कितने, 3 से। ये किससे जुड़ा, 1 2 और 3। और इनके जो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में दूरी होती है, लंबाई, वो कितनी होती है, 1.42 एंगस्ट्रॉम। जबकि हीरे में कितनी थी, हीरे में थी वो थी 1.54, और ग्रेफाइट में कितनी है, 1.42। और इसके कार्बन कार्बन के मध्य जो बंद कोण पाया जाता है वो कितना है, 120 डिग्री। ये भी याद रखना है, ठीक है। अब इससे आगे आता है वो है कार्बन के, मतलब ग्रेफाइट के, कि ग्रेफाइट की लक्षण है, गुण है, वो क्या है कि ग्रेफाइट की परतें कैसी होती है, एक दूसरे पे क्या होती है, फिसलती है। क्या करती है, फिसलती है। क्योंकि परतें क्या होती है, परस्पर ढीली बंधी होती है, इसी कारण ग्रेफाइट क्या होता है, नरम व चिकना होता है, ठीक है। ग्रेफाइट कैसा होता है, दिखने में चमकीला, और वह दूसरे रंग का भी होते हैं। और ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और ये एक मुक्त संयोजकता वाला इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करता रहता है, गति करता है, क्योंकि एक दूसरे पर क्या होते हैं, परस्पर ढीले बंधे होते हैं। और जिससे ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, मतलब विद्युत को इधर उधर जाने में लिए जगह मिल जाती है। अब देखिए ग्रेफाइट के उपयोग क्या क्या होते हैं इसके। तो सबसे पहले आता है वो है पेंसिल निर्माण में इसका उपयोग होता है। किसमें होता है, पेंसिल निर्माण में। और दूसरा आता है वो है शुष्क स्नेहक में। स्नेहक किसको बोलते हैं, किसी भी घर्षण को कम करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है स्नेहक, उसको बोलते हैं, ये शुष्क स्नेहक होता है। जैसे और देखें तो लिक्विड में क्या होता है, ग्रीस है वगैरह वो। और ये शुष्क स्नेहक है, क्या है, भारी मशीनों में किसका उपयोग किया जाता है, शुष्क स्नेहक का। और इलेक्ट्रोडों के निर्माण में जो ये पेंसिल सेल आते हैं, निप्पो पे पावर वगैरह, उसमें जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, कार्बन की जो सड़ होती है वो किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से बनी। और परमाणुीय भट्टियों में इसके मंदक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके आगे आ जाता है वो क्या है, फुलरीन। क्या है, फुलरीन। फुलरीन इसका नाम किस पे रखा है कि प्रसिद्ध अमेरिकी वास्तुकार था बक मिस्टर फुलर, उसके सम्मान में रखा गया है। क्या नाम था, बक मिस्टर फुलर। फुलरीन की संरचना कैसी होती है, फुटबॉल जैसी होती है। कैसी होती है, फुटबॉल जैसी। और ये कैसा दिखता है, गोल गुम्बदाकार दिखता है। कैसा, गोल गुम्बद के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बंकी बॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंकी बॉल, ठीक है। और इसके गुण के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले 60 कार्बन परमाणुओं वाली फुलरीन सर्वाधिक क्या होती है, स्थायी होती है। मतलब एक फुलरीन के अंदर कितने पाए जाते हैं, 60 से 70 मतलब परमाणु होते हैं। इसमें कुल कितने फलक होते हैं, 32 फलक होते हैं। ये विद्युत की कैसी होती है, चालक होती है, ठीक है। और स्थायी मतलब फुलरीन अपने को प्राप्त करनी होती है, उसमें कितने परमाणु होने आवश्यक है, 60, ठीक है। फुलरीन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में दूरी होती है, वो कितनी होती है, 1.40 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये होती है इसकी दूरी। और इसमें पढ़े तो इसके उपयोग में देखें तो उपयोग क्या है इसका, कि आणविक बेरिंग बनाने, आविक नहीं है ये, क्या है, आणविक बेरिंग बनाने में। और पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो किसमें, तकनीकी क्षेत्रों में। और ताप बढ़ाने पर विद्युत फुलरीन क्या होती है, विद्युत की अति चालक हो जाती है। मतलब इसमें ताप बढ़ाएंगे, मतलब ग्रेफाइट भी चालक थी क्योंकि उसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और ये फुलरीन है, ये होती तो कुछ अलग है, परंतु इसका ताप बढ़ाएंगे तो इससे ये क्या हो जाएगी, चालक हो जाएगी। ये इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तकनीकी क्षेत्रों में इसका भी उपयोग किया जाता है। अब आता है वो है हाइड्रोकार्बन। क्या था, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कि हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं, मतलब यौगिक किसे बोलते हैं, मतलब एक से अधिक तत्व मिलेंगे तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिले तो यौगिक बना, वो क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्या है, हाइड्रोकार्बन। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो CH4, तो इसमें कौन कौन से मिले, कार्बन और हाइड्रोजन मिले। C2H6, C2H5, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। यदि हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाए कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करें
मतलब हाइड्रोकार्बन इस यौगिक के अंदर यदि मिल जाए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, इनमें से कोई एक मिल जाए तो ये यौगिक कैसे कहलाएंगे? कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। ठीक है। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करें तो अपन इसको दो भागों में बांटते हैं। कितने में? दो भागों में बांटते हैं। एक तो है वो है विवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। इसको और क्या बोलते हैं? सक्रिय श्रृंखला एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? सक्रिय श्रृंखला एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरा है वो क्या है? समृद्ध श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। ये तो हो गया विवृत, और एक होता है वो कैसा होता है? समृद्ध श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। इसको क्या बोलते हैं? सक्रिय श्रृंखला वलय युक्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। वो अगले पेज में पढ़ेंगे अपन। विवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन के दो भाग होते हैं। एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको क्या बोलते हैं? एल्केन। जो अपन ने पीछे पढ़ा था, कार्बन कार्बन के बीच में यदि एकल बंध पाया जाता है तो उनको क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। 2 नंबर में आता है वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वो उसमें दो आ जाते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन किसे बोलते हैं? कार्बन कार्बन के मध्य कितना पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो क्या है? एल्कीन है। और एल्काइन किसको बोलते हैं? कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध पाया जाता है? त्रिबंध पाया जाता है। कितना? त्रिबंध। अब हाइड्रोकार्बन का दूसरा है वो क्या है? समृद्ध श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, समृद्ध श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। इसके उदाहरण देखें तो दो है। एक तो है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक का उदाहरण देखें तो वो क्या आ जाता है? साइक्लोहेक्सेन। और एरोमेटिक यौगिक को देखें तो वो है जैसे बेंजीन। इनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, हाइड्रोकार्बन को मैंने एक रेखा चित्र के अंदर समझाया है, जैसे कि ये हाइड्रोकार्बन। इसको दो भागों में बांट लिया अपन ने। एक तो हो गया विवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, और एक दूसरा हो गया वो हो गया समृद्ध श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। विवृत भी दो भागों में बन जाता है। कितने में? दो। एक तो हो जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त। संतृप्त के उदाहरण में आ जाता है एल्केन। क्या आ जाता है? एल्केन। और असंतृप्त के अंदर भी दो हो जाते हैं। एक हो जाता है एल्कीन। क्या? एल्कीन। और एक हो जाता है एल्काइन। क्या? एल्काइन। अब आता है समृद्ध श्रृंखला युक्त। इसमें आ जाता है एक तो एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या आ गए? उदाहरण के तौर पर यदि अपन देखें तो क्या आ जाते हैं? साइक्लोहेक्सेन। क्या? साइक्लोहेक्सेन। और ये आ जाता है एरोमेटिक के अंदर बेंजीन। क्या? बेंजीन। तो ये हो गया रेखा चित्र के अंदर हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। मतलब मोटे तौर पे देखें तो दो प्रकार के होते हैं, विवृत श्रृंखला युक्त और समृद्ध। विवृत भी दो भाग में बंट जाते हैं, समृद्ध और संतृप्त और असंतृप्त। समृद्ध कितने भागों में? ये भी दो में, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब इनको एक एक करके अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वो है विवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। उसमें सबसे पहले आ जाता है वो आ जाता है इसका उदाहरण एल्केन का। किसका? एल्केन श्रेणी का। ये किस में आता है? ये आ जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये कैसा है? ये एक पैराफिन श्रेणी का है। कैसा है? पैराफिन श्रेणी का है। इस श्रेणी के हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कैसा बंध पाया जाता है? एकल बॉन्ड पाया जाता है। कैसा? एकल बॉन्ड पाया जाता है। इस श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? C2H2N+2 प्लस कार्बन C2H2N+2। ठीक है। और इस श्रेणी के यौगिकों का नामकरण करते समय इसके पीछे जो अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है? एन लगता है। क्या लगता है? एन। जैसे एथेन है, मेथेन है। जैसे एथ प्लस एन क्या बन जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। इसके सूत्र के बारे में कैसा होता है एथेन का सूत्र, कैसे बनता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। 2 नंबर पे आता है वो है एल्कीन श्रेणी। कैसी? एल्कीन श्रेणी। ठीक है। एल्कीन श्रेणी कैसी है? यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। इस श्रेणी के यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड पाया जाता है? द्विबंध पाया जाता है। कैसा? द्विबंध पाया जाता है।
ठीक है। और इस श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है वो क्या है, CnH2n। क्या होता है, CnH2n। और इस श्रेणी के यौगिकों का नामकरण के लिए प्रयुक्त अनुलग्न होता है वो क्या होता है, ईन लगता है। क्या लगता है, ईन। जैसे एथीन है, मेथीन है, ठीक है, ब्यूटीन है, ठीक है। और 3 नंबर पे आता है वो क्या है, एल्काइन श्रेणी। कैसी श्रेणी, एल्काइन। इस श्रेणी के यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड पाया जाता है वो कैसा होता है, त्रिबॉन्ड पाया जाता है। कितना, त्रिबॉन्ड। ये कितना पाया जाता है, त्रिबॉन्ड पाया, 3 बंध पाए जाते हैं। इस श्रेणी का सामान्य सूत्र वो है CnH2n-2। अपन ने पढ़ा एल्केन का सूत्र क्या था, CnH2n+2। क्या, +2। एल्किन का क्या था, CnH2n। और एल्काइन का क्या है, CnH2n-2। ठीक है, इसको याद रखना है। अब अपने को एक ये याद रखना है, एल्क क्या है, एल्क मतलब अपने 3 पढ़े थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये आपने 10 शब्द याद रखना है। एक तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक्स, एक्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये किस आधार पर है, कार्बन की संख्या के आधार पर। C1 है तो क्या हो जाएगा, मैथ। कार्बन के 2 परमाणु हो तो क्या हो जाएगा, एथ। यदि कार्बन के 3 परमाणु हो तो क्या हो जाता है, प्रोप। कार्बन के 4 परमाणु हो तो क्या बोलेंगे, ब्यूट। 5 होंगे तो क्या बोलेंगे, पेंट। 6 होंगे तो एक्स, 7 होंगे तो एक्ट, 8 होंगे तो ऑक्ट, और 9 होंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन, और 10 हो जाएंगे तो डेक। कैसे याद रखना, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, एक्स, एक्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। फिर कार्बन का 1 परमाणु है तो एल्केन के अंदर क्या हो जाएगा वो शब्द, मेथेन। एल्किन श्रेणी होगी तो क्या हो जाएगा, मीथेन। और एल्काइन में हो जाएगी तो मेथाइन। ठीक है। अब यदि कार्बन के 2 है, क्या है, 2 परमाणु कार्बन के, तो वो किस में आ जाएगा, एथ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एथ। तो एल्केन श्रेणी के अंदर वो नाम क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। एल्किन श्रेणी के अंदर वही नाम क्या हो जाएगा, एथीन। जैसे कि ये कैसे हो रही है, मैथीन है, ये गलत मिसप्रिंट हो रखा है, मैथीन है, क्या ये शब्द, मैथीन। वैसे ये हो जाएगा एथीन। ठीक है। और एल्काइन श्रेणी में क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। ठीक है। वहीं जब कार्बन के 3 परमाणु होंगे तो वो किस में आ जाएगा, प्रोप में आ जाएगा। एल्केन श्रेणी हो जाएगी तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है। एल्कीन हो जाएगी प्रोपीन। ठीक है। और एल्काइन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है। वैसे ही 4 हो जाएंगे तो ब्यूट हो जाएगा, एल्केन में हो जाएगा ब्यूटेन, एल्कीन में हो जाएगा ब्यूटीन, और एल्काइन में हो जाएगा ब्यूटाइन। वैसे ही कार्बन के 5 होंगे तो पेंट कहलाएगा। पेंट में एल्केन श्रेणी में क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटीन और पेंटाइन। वैसे ही एक्सेन, एक्सिन और एक्साइन। वैसे ही एक्टेन, एक्टीन, एक्टाइन, ऑक्टेन, ऑक्टीन, एक्टाइन। ठीक है। वैसे ही नाम चलते जाएंगे, ये अपने को याद रखना है। इसके बाद में आता है हाइड्रोकार्बन का नामकरण, मतलब एथेन। तो एथेन की संरचना बनी होगी, संरचना सूत्र बना होगा, तो उसको अपन नामकरण कैसे रखेंगे कि ये एथेन है, एथीन है या एथाइन है। इसके लिए मतलब 3 पद्धतियाँ क्या है, प्रचलित है। कितनी, 3। उसमें सबसे पहली है वो है IUPAC पद्धति, दूसरी है वो रूढ़ पद्धति, और तीसरी है व्युत्पन्न पद्धति। IUPAC किसको बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक संगठन है, वो क्या रखता है, नामकरण करता है। ठीक है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन क्या है, ये संघ है, और ये क्या रखता है, नामकरण करता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे वो है IUPAC नामकरण के नियम, मतलब इस पद्धति के बारे में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि यही है मतलब वर्तमान के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा मान्य है। इसको पढ़ने से पहले इसके क्या क्या नियम है वो पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले हो जाएगा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या होता है, चयन होता है। यह शब्द कैसा है, श्रृंखला है। क्या, श्रृंखला। इसके अंदर मतलब अपन पढ़ेंगे एल्केन श्रेणी में IUPAC नामकरण। ठीक है। इसमें सबसे पहले उदाहरण ले अपन, तो वो है
नॉर्मल उदाहरण लेते हैं वो है जैसे प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन किससे बना है? एक तो है प्रोप, ये तो क्या है? एल के क्या है? पीछे जो अनुलग्न लगा है वो क्या लगा है? एन लगा है। क्या लगा है? एन। ठीक है, तो इसका सूत्र ज्ञात करना हो तो अपन सबसे पहले क्या लगाएंगे? एल्केन श्रेणी का सूत्र देखेंगे। उससे पहले निम्न देख लेंगे, क्या? एल्क देख लेंगे। एल्क कौन से? जो सी कार्बन का एक परमाणु है तो क्या बोलेंगे? मैथ। कार्बन के दो है तो क्या बोलेंगे? एथ। और तीन है तो क्या बोलेंगे? प्रोप। क्या? प्रोप। ठीक है, तो सबसे पहले एल्केन श्रेणी का सूत्र देखेंगे। वो सूत्र क्या था अपन ने जो पढ़ा था? वो था CnH2n प्लस 2। ठीक है, तो अपन एल्क श्रेणी के अंदर देखें तो कितने हैं? प्रोप के अंदर कितने आते हैं? 3 आते हैं। कितने कार्बन के? 3। तो सूत्र में रखें तो कार्बन की जगह यहाँ एन की जगह कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना? 3। तो कार्बन के परमाणु कितने हो जाएंगे? 3। और हाइड्रोजन के यहाँ H2 और N की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 बार कार्बन परमाणु कितने? 3। प्लस क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, तो वो का वो कार्बन के 3, हाइड्रोजन। अब इस 3 और 2 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 6। 6 के साथ में ये 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा? 7 और 8। तो ये क्या हो गया? तो सूत्र क्या हो जाएगा कि C3H8। कितना? C3H8। ये हो जाएगा किसका सूत्र? प्रोपेन का। क्या हो जाएगा? प्रोपेन का। इसको यदि मतलब संरचना बनाने जाए तो क्या हो जाएगी? कार्बन के कितने हैं? 3 है, तो क्या हो जाएगा? एकल बॉन्ड है क्योंकि एल्केन श्रेणी है, तो CH3 CH2 CH3। अब देख लो कार्बन के गिन लो कितने हैं? 3 है, 1 2 और 3, ये 3। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 2 5 और 3 8, तो ये 8। तो प्रोपेन का सूत्र क्या हो जाएगा? C3H8। ये हो गया इसका सूत्र। एक और उदाहरण देखें अपन, तो वो है जैसे वो प्रतिस्थापी वाला उदाहरण ले लेते हैं अपन। जैसे है 2 मैथिल 2 मैथिल मैथिल हेक्सेन। क्या? हेक्सेन। ये क्या है? 2 मैथिल हेक्सेन। अब अपन एक्स को मतलब एल के अंदर देखें तो एक्स के अंदर कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो मैथ में कार्बन का एक, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और एक्स। तो कार्बन के कितने हो जाएंगे एक्स के अंदर? 6। कितने? 6। इसको सूत्र के अंदर रखें तो सूत्र तो वही होता है CnH2n+2। ठीक है, तो n का मान कितना है? n का मान कितना है? एक्स में 6 है तो कितना हो जाएगा? 6। n का मान रखेंगे तो C6+H2 गुणा n का मान कितना? 6+2। ठीक है, इसको हल करते हैं तो सूत्र क्या निकल के आता है? C6+H, नहीं प्लस नहीं आएगा, चलो इसको एक बार लिख देते हैं। H और 6 और 2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 12। 12 के अंदर 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 14। इसका सम्मिलित रूप में सूत्र लिखे तो क्या आ जाता है? C6H14। कितना? 14। ये क्या है? 2 मैथिल हेक्सेन का सूत्र है। क्या है? 2 मैथिल हेक्सेन। तो इसमें रख दो कार्बन कितने हो जाएंगे? 3। 6 हो जाएंगे। कितने? 6, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया एक्स। और हाइड्रोजन के कितने? 14। तो गिन लो इसमें कितने? 3, ये 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 कितने हो गए? 10, 10 और 3 10 और 3 13। कितने हो गए? 13। 13 में से एक हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? निकल जाएगा ये वाला। कौन सा? ये वाला। तो कितने हो गए? 14। कितने हो गए? 14। ठीक है, 14 क्या हो गए? हाइड्रोजन के हो गए और कार्बन के कितने हो गए? 6।
और यहाँ पे जो प्रतिस्थापी लगेगा, क्योंकि नाम के अंदर क्या लगा हुआ है, मेथिल, क्या मेथिल, तो प्रतिस्थापी समूह लगेगा वो क्या लग जाएगा, CH3। कहाँ पर लगेगा, तो 2 पर, क्योंकि आगे नाम क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर पे क्या लगा देंगे, प्रतिस्थापी। इसलिए इसका व्यवस्थित सूत्र होगा वो क्या होगा, CH3 एकल बॉन्ड CH2 और बाद में आ जाएगा CH2 और CH3, ठीक है। और 2 मेथिल था, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा 2 नंबर पे प्रतिस्थापी, उसका नाम हो जाएगा मेथिल समूह है, इसलिए CH3। तो अब ये सूत्र निकल के आ गया, संरचना क्या बन गई, C6H14, ये क्या है, 2 मेथिल हेक्सेन, क्या है, 2 मेथिल हेक्सेन। तो ये तो हो गया एल्केन श्रेणी के IUPAC नामकरण। अब आगे पढ़ेंगे वो है एल्कीन श्रेणी के, किसके, एल्कीन श्रेणी के नामकरण। तो अपन पढ़ेंगे एल्कीन श्रेणी में IUPAC नामकरण। इसमें क्या होता है कि क्या क्या नियम होते हैं, सबसे पहले तो वो पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है कि द्विबंध युक्त श्रृंखला होती है, कैसी होती है, 2 बंध होते हैं, ठीक है। ऐसी श्रृंखला का चयन करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला। और जो समूह मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं आता उसे तो क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी, वो अपन ने एल्केन में पढ़ाई है, ठीक है। और कार्बन श्रृंखला में अंकन करते हैं, क्या करते हैं, कार्बन श्रृंखला का अंकन करते हैं। अंकन उस श्रेय से प्रारंभ करते हैं जहाँ से द्विबंध क्या होता है, कम से कम अंक मिले, मतलब जहाँ से अंकन प्रारंभ करेंगे वहाँ से, कहाँ से, जहाँ से मतलब द्विबंध को क्या मिले, कम से कम अंक मिले, ठीक है। और नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों की स्थिति, प्रतिस्थापियों के नाम, श्रृंखला में द्विबंध की स्थिति एवं श्रृंखला का नाम लिखते हैं। मतलब कहाँ पर स्थिति है, 1 पर है, 2 पर है, 3 कार्बन पे है, तो वो लिखेंगे, ठीक है, उस स्थिति के हिसाब से। और बाकी जो नियम होते हैं जैसे कोमा वाला, हाइफन वाला, वो सब क्या है, एल्केन श्रेणी के जैसा ही है। तो सबसे पहले अपन देखें तो इसमें तो क्या होता है, बॉन्ड कितना होता है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध। और अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है, ईन लगता है, क्या लगता है, ईन। बाकी वो सेम है, कार्बन की संख्या के आधार पर क्या होते हैं, एल्क लगते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, ऐसे करके कितने थे, 10 थे। पहले को क्या बोलते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या 1 हो तो क्या बोलते हैं, मैथ, 2 हो तो क्या बोलते हैं, एथ, 3 हो तो प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, क्या ब्यूट, 5 हो तो पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट, ठीक है। अब देखते हैं एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या था। इसका सूत्र क्या था, CnH2n, यह था इसका सूत्र। उदाहरण लें अपन, तो उदाहरण किसका लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं तो वो लेते हैं इसका एथीन का, किसका, एथीन का। अपन सूत्र को देखे या एथीन का सूत्र बनाने को बोलें तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को यह देखना है कि इसमें क्या क्या मिल के बनाए होते हैं। एथीन, एथीन किससे बना है, एक तो है एथ शब्द है, और इसके पीछे जो अनुलग्न लगा वो क्या लगा है, ईन लगा है, क्या लगा है, ईन, ठीक है। एथ कहाँ आता है, कितने कार्बन के परमाणु होते हैं, तो अपन एल्क श्रेणी देखें तो एथ कहाँ पर आता है, 2 नंबर पे आता है, तो कार्बन के कितने परमाणु, 2, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। और जिसको सूत्र में रखें तो CnH2n, ये हो गया। तो n के C और n की जगह कितना आ जाएगा, 2, H 2, और n की जगह कितना आ जाएगा, 2, तो इसको 2 से गुणा कर दें। इसको सम्मिलित रूप में करें तो कार्बन के कितने, 2, ठीक है। और 2 और 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये हो गया इसका क्या सूत्र, क्या हो गया एथीन का सूत्र, C2H4। इसका यदि संरचना बनाने के लिए जाएं तो अपन क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड लगेगा, इसलिए क्या होता है, कार्बन के कितने हैं, 2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया इसका संरचना सूत्र, क्या हो गया, संरचना सूत्र, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड लगेगा क्योंकि क्या है, इन है, एल्किन श्रेणी है इसलिए। एक और उदाहरण लें अपन, तो वो लेते हैं, बड़ा उदाहरण लेते हैं, जैसे ब्यूट टू इन, क्या लगते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, एक प्रतिस्थापी भी आ जाएगा। यहाँ ले लेते हैं अपन टू मेथिल पेंट टू इन, ठीक है, ये लेते हैं बड़ा, क्या है, टू मेथिल फोर मेथिल पेंट टू ई, ये। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एल्क श्रेणी में पेंट कहाँ पर आता है, 5 नंबर पे आता है, कितने पे, 5 पे आता है। तो कार्बन के कितने हैं, 5, तो मतलब सूत्र में रखेंगे तो CnH2n, तो n का मान कितना आ जाएगा, 5, तो सूत्र में रख दो 5 H2 और गुणा में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना 5 C5H, 5 और 2 को गुणा करेंगे कितना आ जाएंगे 10। तो ये तो हो जाएगा इसका सूत्र, क्या हो जाएगा, सूत्र किसका हो जाएगा, पेंटेन का हो जाएगा, किसका, पेंटेन का, किसका हो जाएगा, पेंटेन का। अब अपने को ये तो पता है कि कितने कार्बन के परमाणु है, 5 है, कितने 5, तो ये लिख दो सबसे पहले CH3 एकल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ये तो हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अपन, तो कार्बन तो कितने हो गए, 5 हो गए, और हाइड्रोजन के कितने, 10 है, तो 10 गिन लो, हाइड्रोजन में यहाँ कितना है, 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ डबल बॉन्ड है तो कितना हो गया, 10, ठीक है। अब अपने को क्या पूछा था, 4 मेथिल, कितना 4 मेथिल, तो अपन किस साइड से गुना करेंगे, मतलब गिनना शुरू करेंगे, तो इस साइड से, जहाँ से इन क्या है, नज़दीक है, तो ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। अब क्या नाम था, 4 मेथिल था, क्या था, 4 मेथिल। मेथिल क्या था, एक प्रतिस्थापी है जिसको किससे दर्शाते हैं, CH3 से, किससे दर्शाते हैं, CH3 से, इसलिए 4 पे लगा देंगे प्रतिस्थापी, क्या लगा देंगे, प्रतिस्थापित CH3, ठीक है। तब ये हो गया, इसका सूत्र क्या हो गया, 4 मेथिल, तो ये देखो 4 मेथिल, ठीक है, 4 मेथिल पेंट, तो पेंट अपने गिन लिया था, पेंट होता है 5 कार्बन के परमाणु, तो कितना हो गया पेंट, 2 इन, मतलब डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 2 पर है, तो ये देखो 2 इन हो गया। तो ये होगी एल्केन श्रेणी में IUPAC नामकरण। अब जो आगे है वो है एल्काइन श्रेणी का, क्या है, एल्काइन श्रेणी का। एल्काइन श्रेणी का नामकरण में देखो क्या क्या नियम है, कि इसमें सर्वप्रथम तो कितने बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड युक्त क्या होगी, कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी, कितनी होगी, जहाँ यहाँ डबल बॉन्ड आ रहे थे, वहाँ कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएंगे, 3 बॉन्ड आएंगे, कितने आएंगे, 3 बॉन्ड। और जो समूह मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं होता है उसे प्रतिस्थापी कहते हैं, जैसे अपन ने पिछले उदाहरण में पढ़ा, मेथिल था CH3, वो प्रतिस्थापी क्या था, मुख्य श्रृंखला से अलग था, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी, वो सेम है। और मुख्य श्रृंखला में अंकन उस ओर से करते हैं जहाँ से त्रिबंध को क्या बने, न्यूनतम अंक मिले। वैसे जब अपन इन वाले में किया था, जहाँ से कम मिले उस साइड से दूसरी साइड से गिनना शुरू किया था, वैसे ही इसमें करेंगे। और नाम लिखते समय क्रम से प्रतिस्थापियों की स्थिति और प्रतिस्थापियों के नाम हैं, त्रिबंध की स्थिति है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हैं, मतलब कहाँ कहाँ प्रतिस्थापी आ रही है, जैसे वहाँ आ रहा था 4 मेथिल, तो मेथिल कहाँ आ रहा था 4 पे, इसको 4 पे दर्शाया, ठीक है, अलग अलग। बाकी शेष नियम है वो एल्केन एल्किन श्रेणी के समान ही है, ठीक है। तो अपन इसका उदाहरण ले, तो इसमें सबसे पहले तो अपन सूत्र देख लेते हैं, सूत्र क्या था इसका, अपने एल्काइन श्रेणी में सूत्र पढ़ा था CnH2n-2, ये क्या था इसका सूत्र था, क्या था सूत्र। इसका उदाहरण देखें तो अपन सबसे पहले लेते हैं वो है प्रोपाइन, क्या लेते हैं, प्रोपाइन, ठीक है। प्रोपाइन में क्या क्या बना होता है, एक तो प्रोप, ये तो क्या है एल्क, क्या है एल्क, और एक बना आइन, क्या है आइन, ये तो क्या है अनुलग्न, क्या है अनुलग्न। तो अपन एल्क श्रेणी में देखें तो प्रोप कहाँ पर आता है,
मैथ, एथ और प्रोप कितने पे आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, इसीलिए अपन यहाँ देखें सूत्र में डाला है इस शब्द को, तो मतलब सी मतलब एन बराबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, क्योंकि मैथ, एथ और प्रोप 3 नंबर पे आ रहा है, इसलिए एन बराबर क्या हो गया? 3। इसका मान यदि सूत्र के अंदर रखें तो सी एन की जगह क्या आ जाएगा? 3, एच 2 और एन की जगह क्या आ जाएगा? गुणा 3 और माइनस क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, इसको यदि हम हल करें तो C3H 2 और 3 को गुणा किया तो कितना आए? 6 में से 2 गए तो पीछे कितने रहे? 4। तो सूत्र क्या निकल के आया? C3H4। ये क्या आया? प्रोपाइन का सूत्र है। क्या है? प्रोपाइन का सूत्र है। ठीक है, अब इसको यदि अपन संरचना सूत्र में डालें, संरचना बनाए इसकी प्रोपाइन की, तो क्या बन जाएगी? CH 3 बॉन्ड CH 3 बॉन्ड CH3 क्या आ जाएगी? CH3। अब यहाँ से अपन कार्बन गिने तो कितने हो गए? 1 2 और 3, तो ये देखो 3। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु गिने तो कितने? 3 और 1 ये 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रोपाइन का सूत्र हो गया। तो यहाँ पर जो 3 बॉन्ड लगा वो कहाँ पर लगा था? 1 पर लगा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोप 1 आइन। क्या लिख सकते हैं? प्रोप 1 आइन, और इसके बीच में क्या आ जाता है? आइपन आ जाता है। क्या आ जाता है? आइपन। ठीक है, तो ये हो गया इसका संरचना सूत्र। इसको व्यवस्थित लिख देते हैं, जैसे प्रोपाइन का सूत्र होता है वो कैसा होता है? CH 3 बॉन्ड C और CH3। ये क्या हो गया? प्रोपाइन हो गया। क्या हो गया? प्रोपाइन। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना मतलब 3 श्रेणियों के IUPAC नामकरण। ठीक है, अब पढ़ते हैं कार्बन यौगिक। कार्बन यौगिक कौन कौन से हैं? ठीक है, उनके रासायनिक गुणधर्म क्या है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि यदि कार्बन के साथ में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये मिल जाए तो क्या बन जाते हैं? कार्बनिक यौगिक बन जाते हैं। उसमें सबसे पहले आता है रासायनिक गुणधर्मों में कार्बनिक यौगिकों में, वो आता है दहन। क्या आता है? दहन। ठीक है, तो दहन किसको बोलते हैं भाई? तो दहन के सभी अपर रूपों में कार्बन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करता है? दहन। और दहन पर क्या होता है? उष्मा व प्रकाश के साथ क्या देती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक है, कार्बन क्या करता है? यदि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कर यदि जलता है तो वो क्या देगा? उष्मा देगा, प्रकाश देगा, और साथ में क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करेगा। उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो क्या बन गई? CO2, उष्मा और प्रकाश। ठीक है, वैसे ही इसमें CH4 है, मेथेन, ऑक्सीजन जब आपस में मिले तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड जल और उष्मा और प्रकाश के रूप में अपने को उत्पाद प्राप्त हो गया। एक तो रासायनिक गुणधर्म ये हो गया। दूसरा होता है वो है ऑक्सीकरण। क्या होती है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? कार्बन यौगिक होते हैं उनको दहन के द्वारा सरलता से क्या किया जा सकता है? ऑक्सीकृत किया जा सकता है। और पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है जिनमें क्या होता है? एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या बदला जा सकता है। जैसे यहाँ देखें तो एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल। इथेनॉल का सूत्र है CH3CH2OH। ये क्या है? एक एल्कोहल है। ठीक है, इसको यदि अपन देखें तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। इसका सूत्र है KMnO4। ठीक है, ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। और एक यहाँ इसकी जगह ले लेते हैं अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं अपन, K2Cr2O7। इसको यदि ले लेते हैं तो इसकी उपस्थिति में जो होगा ना ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी, उस वो इससे क्या बन जाएगा? अपने पास प्राप्त हो जाएगा, वो हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। ये किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंदर आता है एसिटिक अम्ल, CH3COOH। इस ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है
ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, क्रोमेट है, ये क्या है, ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक उन्हें बोलते हैं जैसे कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो इन पदार्थों को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। जैसे कि यह कौन कौन से थे, पोटेशियम, सारी पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या कर रहे थे, या एल्कोहल जो एथेनॉल था को अम्लों में ऑक्सीकृत कर दिया था। मतलब एल्कोहल जैसे एथेनॉल को किस में कर दिया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात एसिटिक अम्ल में क्या कर दिया था, ऑक्सीकृत कर दिया। इसलिए ये अभिक्रिया कैसी कहलाएगी, ऑक्सीकरण। जो किसमें, ऑक्सीकारक की उपस्थिति में एल्कोहल को किस में बदल लेती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात एसिटिक अम्ल में बदल लेती है। अब है तीसरा है, वो है संकलन अभिक्रिया। ये भी एक क्या है, रासायनिक गुण है। ठीक है। संकलन अभिक्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को क्या है, पैलेडियम, क्या है, पैलेडियम और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्या करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ठीक है। ये क्या है, ये निकल उत्प्रेरक, मतलब इसको वनस्पति तेल बनाने में उपयोग किया जाता है। उत्प्रेरक उन्हें कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके कारण अभिक्रिया की दर में क्या होती है, वृद्धि या क्या होती है, कमी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। अपन जैसे इसके उदाहरण पढ़ें तो जैसे ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, कार्बन 3 बॉन्ड है सी, ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसको यदि अपन निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसकी, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में पैलेडियम, क्या पैलेडियम, पैलेडियम और निकल की पैलेडियम उपस्थिति में यदि क्रिया करवाए तो क्या बन जाता है, दोनों जुड़कर आपस में क्या बन जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे ये सी सी आर आर, ये आर जुड़ गया, ये आर जुड़ गया। संतृप्त में किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, एकल बॉन्ड होता है। क्या होता है, एकल बॉन्ड। और असंतृप्त में अपन ने पढ़ा उसमें क्या था कि या तो डबल बॉन्ड होगा या 3 बॉन्ड होगा। ये क्या क्या बन गया, संतृप्त कार्बन श्रृंखला बन गई। ठीक है। तो ये तो होगी संकलन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जैसे वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में इसका उपयोग होता है, और वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है, लंबी असंतृप्त श्रृंखलाएं होती है। जबकि जंतु वसा होती है, उसमें क्या होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। तो ये श्रृंखला किसकी है, संतृप्त की है, किसकी, संतृप्त की। और ये जो है, ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की है, क्योंकि इसमें क्या है, ईन और आइन है, अर्थात 2 बंद है और त्रिबंध भी है। मतलब द्विबंध हो सकता है या त्रिबंध हो सकता है, वो तो क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिनमें एकल बंध होता है वो क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो ये हो गई अपनी संकलन अभिक्रिया। अब आती है लास्ट में, वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनधिकृत होते हैं। क्या होते हैं, अत्यधिक अनधिकृत होते हैं, तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में ये क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या हो जाते हैं, अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का क्या कर देता है, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, संकलन हो जाता है। और क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के एक परमाणु को क्या कर देती है, प्रतिस्थापन कर देती है। और उसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। अर्थात क्या करते हैं कि हाइड्रोकार्बन अनधिकृत होते हैं, परंतु ये क्या होते हैं कि अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में तो क्या दर्शाते हैं, अक्रिया दर्शाते हैं। परंतु सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, ये अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया में क्या कर देते हैं, क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, संकलन हो जाता है। और क्लोरीन क्या करती है, एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु को क्या कर देती है, प्रतिस्थापन, मतलब स्थानांतरण कर देती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले तो CH4, इसके साथ में किसकी अभिक्रिया हो रही है, क्लोरीन की हो रही है। किसकी, क्लोरीन की हो रही है। तो इसमें क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को लेकर क्या कर देगा, उसका प्रतिस्थापन कर लेगा। जैसे ये देख लो, यहाँ कितने थे हाइड्रोजन के, 4 थे, साथ में क्या जुड़ी, क्लोरीन। तो इसने क्या किया, यहाँ कितने हो गए, CH3, एक हाइड्रोजन कम हो गया, वो कहाँ जोड़ दिया, इस मतलब क्लोरीन भी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। Cl2 थी, एक यहाँ आ गई और एक यहाँ आ गई।
तो इस हाइड्रोजन को निकाल के कहाँ जोड़ दिया यहाँ, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये कैसे हुई, तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, किसकी, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति। ठीक है, तो ये अपन ने 4 पढ़े। एक तो क्या पढ़ा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दहन, ठीक है, ऑक्सीकरण, संकलन और प्रतिस्थापन। 4, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन और प्रतिस्थापन, ये क्या थे, रासायनिक गुण थे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है, जैसे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, उनके गुण धर्म पढ़ेंगे अलग अलग करके। कार्बनिक यौगिक के बारे में सबसे पहले आता है वो तो क्या है, एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म देखें तो पहले भौतिक गुणधर्म देख लेते हैं। भौतिक गुणधर्म में क्या होता है कि ये कमरे के तापमान पर कैसा रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। किसमें, द्रव अवस्था में। इसका सूत्र क्या है, C2H5OH। ये इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। एथेनॉल ये क्या है, एल्कोहल भी है। ये एक अच्छा विलायक है। क्या है, अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है, टिंचर में, आयोडीन में, कफ सिरप मतलब खांसी की दवा बनानी हो तो, कोई टॉनिक बनानी हो तो उसमें, और विभिन्न औषधियों में होता है। इसे किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है, मतलब इसको जल के अंदर अच्छा विलायक है, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, तनु एथेनॉल आता नहीं, इसकी थोड़ी सी मात्रा भी लेने पर इसमें क्या आ जाता है, नशा आ जाता है। तनु एथेनॉल मतलब शराब। क्या, शराब। ठीक है, तो शराब पीने से क्या होता है, नशा आ जाता है। तो वो क्या होता है, एक तनु एथेनॉल ही होता है। ये तो हो गए एथेनॉल अर्थात एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। अब पढ़ते हैं अपन रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुणधर्म। उसमें सबसे पहले आता है वो सोडियम के साथ क्या अभिक्रिया करता है। तो ये तो एथेनॉल का सूत्र हो गया, ये हो गया सोडियम 2Na+2C2H5OH। इसके साथ क्रिया करेगा, क्या बनेगा, सोडियम एथो ऑक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम एथो ऑक्साइड 2C2H5Na+ और H2। ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या